Hello, good morning student. Today we are learning example number 11.2. A potter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. मतलब कि एक पॉटर जो है, कुली जो है, लगेज को 15 kg के 1.5 मीटर अबाव की हाई पे उसको पकड़ता है. सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. तो कितना वर्क हुआ होगा इसमें हमको कैलकुलेट करना है. सो हियर यू कैन सी मास ऑफ लगेज 15 kg जो दिया हुआ है. द हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1.5 मीटर. सो यहाँ पे हमारे पास मास है और डिस्प्लेसमेंट है. तो मास की मदद से हम F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला जो आप सीखे थे पहले, तो F इज इक्वल टू एम जी फॉर्मूला लेके, ग्रेविटेशनल फोर्स लेके हम पहले तो फोर्स फाइंड करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? फॉर्मूला ऑफ वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस. F मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S. तो F हमारे पास नहीं है, वी हैव ओनली मास. तो हम पहले फोर्स फाइंड करेंगे F इंटू एम जी लेके. सो यू कैन सी हियर work done W is equal to F into S. But we know in a previous chapter number 10, F is equal to mg. M means mass and G means gravity. And S means जो डिस्टेंस हमने ऊपर पकड़ा है जो ऑब्जेक्ट को, वो 1.5 मीटर है. तो यहाँ पे जी 10 मीटर सेकंड टू -2 लिया गया है. तो कई बार कैलकुलेशन में आसानी के लिए ये 10 लिया जाता है. सो 15 इंटू 10 150 मल्टीप्लाई 1.5. So we get 225 kg meter second to -2. 225 kg meter second to -2 into meter means 225 न्यूटन इंटू मीटर. तो इसको कहा जाएगा वर्क इज इक्वल टू 225 जूल. अब डायरेक्ट भी सीधा kg मीटर सेकंड -2 मीटर ये सबको मिला के सीधा भी आप डायरेक्ट जूल लिख सकते हो. देयरफॉर वर्क डन इज 225 जूल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना वर्क होगा? 225 जूल जितना वर्क होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. सो वी हैव लर्नड अबाउट वर्क के बारे में हमने सीखा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर का इंपॉर्टेंट, एनर्जी. लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी एंड द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग. वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? सो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी. कोई भी एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग. हमेशा एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाती है. वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? तो हमको यह एनर्जी कहाँ से मिलती है? सो द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अर्थ. तो हमारे लिए सन जो सबसे बिगेस्ट सोर्स है. मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन. तो ज़्यादातर हमारे जो एनर्जी सोर्सेज है लाइक प्लांट्स. सो प्लांट से लेके जो भी चीज़ होती है सीधी सनलाइट से हम पाते हैं, क्योंकि सनलाइट की मदद से ही, फोटोसिंथेसिस की मदद से ही जो प्लांट होते हैं अपना फूड बना सकते हैं. और वह प्लांट को हम खाएंगे तो ओवरऑल उसके अंदर सन एनर्जी ही आएगी. वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्ली ऑफ एटम. एटम के न्यूक्लियस में से हमको एनर्जी प्राप्त होती है. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स. कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्या ऐसे दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में सोच सकते हो? So here it is activity 11.5. A few sources of energy are listed about. थोड़े से सोर्सेज ऊपर दिए हुए हैं. There are many other sources of energy. उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है एनर्जी की जिसका लिस्ट बनाओ आप. तो हम कह सकते हैं भाई फूड है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, या सो मैनी थिंग्स, वुड, लकड़ा, नेचुरल गैस, दे आर ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स हाउ सर्टेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन. तो डिस्कस करोगे कितने सोर्सेज में सन के द्वारा ऑब्टेन होते हैं. आर देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन. क्या ऐसे भी कोई सोर्स है कि जो सन की एनर्जी के बिना है? सो जब हम लिस्ट बनाएंगे पूरा तब हमको पता चलेगा. सो द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. वी आर यूजिंग द वर्ड एनर्जी इन ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. हर रोज़ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं. भाई इतनी ताकत है मेरे में, इतनी एनर्जी है, मैं इतना काम कर सकता हूँ. बट इन साइंस वी गिव इट अ डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग. उसका डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग है, उसका पर्टिकुलर मीनिंग है. लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं. व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट.
व्हेन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, को जल्दी से आता हुआ जो क्रिकेट बॉल है स्टेशनरी विकेट मतलब स्टंप के ऊपर जाके टकराता है, द विकेट इज थ्रोन अवे, और उस विकेट जो होती है थ्रोन अवे, वहाँ से जो स्टंप होते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट को कोई सर्टेन हाइट से उसको रेज किया जाए, इट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन, तो हमने यह भी देखा कि व्हेन, वन मिनट, ये इसने हियर वी आर, व्हेन अ रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, व्हेन रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन पीस ऑफ वुड, लकड़े के टुकड़े के ऊपर अगर नेल मतलब खिली को लगाया जाए, इट ड्राइव द नेल इनटू द वुड, वह खिली को नेल को वुड के अंदर ले जाएगा। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय सच एज अ टॉय कार, एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ही स्टार्ट मूविंग। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय, बच्चे जब खिलौने को चलाते हैं, एंड व्हेन द टॉय इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे रखते हैं, इट स्टार्ट्स मूविंग। व्हेन अ बलून इज फिल्ड विद एयर, जब बलून में हवा भरी जाती है, एंड वी प्रेस इट, वी नोटिस अ चेंज इन इट्स शेप, उसके शेप में भी चेंजेस आता है। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज विड्रॉन, मतलब फोर्स जब ले लिया जाता है बलून से और छोड़ देते हैं उसको दबा के, तो वापिस वो अपनी पोजीशन में भी आ जाता है। हाउएवर इफ़ वी प्रेस द बलून हार्ड, अगर हम बलून को ज़्यादा हार्ड प्रेस करेंगे, इट कैन इवन एक्सप्लोड प्रोड्यूसिंग ए ब्लास्टिंग साउंड, तो साउंड के साथ वह फट जाएगा, ब्लास्टिंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो जाएगा, मीन्स फूट जाएगा। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द ऑब्जेक्ट्स acquired through different means the capability of doing work. An object having capability to do work is said to possess energy, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी कार्य करने की जो कैपेबिलिटी है, सो मीन्स एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पजेस एनर्जी, उसका मतलब है उसने एनर्जी पजेस की। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, मतलब जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है, इट लूजेज एनर्जी, एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क, मतलब जिसके ऊपर वर्क करना है, इट डन गेन्स एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी देनी होती है। सो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क, हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क, तो एनर्जी के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम किया जाता है। सो एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी कैन exert अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी है, इट कैन exert अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, वह दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स exert करता है, फोर्स लगाता है। एंड व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर, और वहाँ पे एनर्जी होती है फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया तो पहले ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी जो थी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। द सेकंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव्स एनर्जी, जैसे ही वो रिसीव करता है एनर्जी वो मूव करता है। एंड देयरफॉर डू सम वर्क, वहाँ पे थोड़ा वर्क भी होता है। Thus the first object had to capacity to do work, तो पहले ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है काम करने की। This implies that any object that possesses energy can do work, और यह दर्शाता है कि any object that possesses energy, कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, possesses मतलब कि जिसके अंदर होती है, they can do work, वह कार्य कर सकते हैं। The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. So energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो एनर्जी पजेस होती है। एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, तो एनर्जी का यूनिट भी वर्क के यूनिट के जैसा ही है, दैट इज जूल। एंड 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, तो 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल एनर्जी रिक्वायर होती है। तो याद रखना है 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। समटाइम्स द लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल, कई बार लार्जर यूनिट है एनर्जी का जिसको किलो जूल कहा जाता है। एंड 1 किलो जूल मीन्स 1000 जूल्स, 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल्स। तो स्टूडेंट आज मैंने ये चलाया, वहाँ तक आपको अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।